गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 8 का जो 10th क्लास का चैप्टर है, हिंदी मीडियम का है ये वैसे, तो इसमें हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं का। अब तक हम ये सारा पढ़ चुके हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कलस्मानिया वाला कि ये जो जीव है 2 में डिवाइड हो जाता है और 1 से 2 जीव इसके बन जाते हैं, तो ये भी आपने कर लिया था। उसके बाद हम ये कर चुके थे, लेकिन एक छोटा सा पार्ट छूट गया, मैं अभी देख रही थी उसमें, तो फूल के प्रकार जो है वो रह गया था हमारा, जब हमने अभी किया है इसका सेकंड पार्ट उसमें। तो इसमें 2 तरह के देखो वो होते हैं पुष्प, एक तो होता है उभयलिंगी, एक होता है एकलिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या है कि जिसमें जो बायसेक्चुअल फ्लावर्स होते हैं, मतलब कि एक ही फूल में, जैसे ये गुड़हल का फूल देखा था ना, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है मादा वाला पार्ट है ना, और ये है नर वाला पार्ट। तो उसमें क्या है कि एक ही फूल में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं उभयलिंगी, मतलब कि बायसेक्चुअल फ्लावर, कि उसमें दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं फूल वाले, मतलब जो फूल के जनन अंग हैं स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही फूल में होते हैं, तो वो क्या है उभयलिंगी। तो एग्जाम्पल दे रखे हैं सरसों और गुड़हल, ये वैसे बोर्ड में भी ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, एग्जाम्पल पूछा हुआ था, तो इसको भी अच्छे से कर लेना बेटा। फिर दूसरा है एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प क्या होता है, जिसमें एक होता है या तो स्त्री केसर हो या फिर पुंकेसर हो, मतलब कि एक ही पेड़ पे या एक ही बेल पे 2 तरह के पुष्प लगते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि सेपरेट पेड़ भी होते हैं, कि 2 अलग अलग पेड़ हैं, एक मेल पेड़ है एक फीमेल पेड़ है। तो अगर मान लो ये एकलिंगी पुष्प है, तो एकलिंगी पुष्प में क्या है कि स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग उसमें होंगे, ठीक है, में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है। उदाहरण क्या है, पपीता और तरबूज। या फिर आपने तोरी की पपीते में भी देखा होगा ना कि अलग अलग पेड़ होते हैं, एक मेल पेड़ होता है जिसमें मेल मतलब पुंकेसर वाले पार्ट होते हैं फूल में, और एक फीमेल पेड़ होता है जिसमें कि स्त्री केसर वाले पार्ट होते हैं। फिर वो परागण के द्वारा, परागण जो पॉलिनेशन के द्वारा, जल वायु या जीवों द्वारा जो परागकण हैं वो इस किसी दूसरे फ्लावर के जो वर्तिकाग्र है उस तक पहुंचते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो जैसे तोरी के बेल में भी आप नोटिस करना कि उसमें भी यही होता है कि 2 तरह के फूल निकलते हैं, तो देख सकते हो ध्यान से। चलो अब हम मेन देख लेते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। हमने यहाँ तक कर लिया था, नेक्स्ट उसमें नर जनन तंत्र कर चुके थे, आज हम करेंगे मादा जनन तंत्र। तो देखो मादा जनन तंत्र जो है उसको समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है ये भी, इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि मादा जनन तंत्र में जो पहला पार्ट है वो है अंडाशय, इस हिसाब से करते हैं जैसे इसमें दे रखा है। तो अंडाशय देखो कहाँ पर है, ये वाला अंडाशय मतलब ओवरी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में, फीमेल बॉडी में 2 ओवरी होती हैं, पेयर ऑफ ओवरी हैं, एक ओवरी येरी, दूसरी ओवरी येरी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अंडाशय। तो अंडाशय है। फिर मादा युग्मक, अब है क्या देखो ध्यान से, मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। तो जो मादा युग्मक है, जो एग बनते हैं छोटे छोटे, वो कहाँ पे बनते हैं अंडाशय में, ओवरी में। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, मतलब इमैच्योर फॉर्म में बहुत छोटे छोटे से अंड, ये पैदाइशी होते हैं। लेकिन क्या है, ये कब परिपक्व होने स्टार्ट होते हैं, जब यौना आरंभ आता है, मतलब टीनेज आने लगती है। फिर यौना आरंभ पर इसमें कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। तो जैसे जैसे यंग एज आने लगती है, फीमेल्स में भी हार्मोन बनते हैं, जैसे हमने मेल हार्मोन पढ़ा था अभी टेस्टोस्टेरोन, तो फीमेल में भी 2 हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से सारी चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं। तो जैसे इनमें 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। तो 2 हार्मोन के नाम हमने देखे, वैसे एस्ट्रोजन दे रखा है, ऑइस्ट्रोजन लिखते हैं इसको, ऑइस्ट्रोजन GEN। तो ऑइस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन है, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये 2 हार्मोन हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन, जो कि क्या है, फीमेल हार्मोन है। मतलब हमारी फीमेल्स की बॉडी में 2 मेन हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से सब कुछ कंट्रोल होता है। वो क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, या ऑइस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन है। तो इनको याद रखना है, और कहाँ पे बनते हैं, अंडाशय में, ठीक है। पर आगे देखो बेटा, फिर है अंडाशय, समझ में आ गया होगा, इसमें 2 हार्मोन बनते हैं और हजारों परिपक्व अपरिपक्व मतलब कि मैच्योर एग्स होते हैं।
फिर है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी कहाँ पर है? ये वाली, इसे बोलते हैं इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब भी देखो एक और दो है ना, पेयर में है सारी चीज़ें। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अब देखो होता क्या है कि जो अंड इसमें बना उसको वो जाता कहाँ कैसे है? इस नली के द्वारा, मतलब अंडवाहिनी के द्वारा यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, तो जो अंडवाहिनी है उसका काम क्या है? अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करना। मतलब जो अंड बना, ओवरी से जो अंड बना, वो धीरे धीरे कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ गर्भाशय तक। अब जो अंड है उसका साइज़ कितना होता होगा? एक राई का दाना देखा है? सरसों का से भी छोटा होता है राई का दाना, उतना अंड होता है, इतना सा अंड बनता है बस। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। अब अगर मान लो कि जो शुक्राणु है या स्पर्म्स हैं वो यहाँ से एंटर करें, ठीक है, ग्रीवा से, सर्विक्स से, योनि से, वेजाइना से, तो वो यहाँ पर आए। फिर ये जो अंड है ये गया यहाँ से, तो दोनों का जो निषेचन है, मतलब मादा युग्मक कौन सा था? अंड, जो कि अंडाशय में बना। नर युग्मक क्या है? स्पर्म्स, ठीक है, जो कहाँ बने थे? टेस्टिस में या फिर इसमें वृषण में इनके। तो फिर क्या हुआ कि जो यहाँ से स्पर्म आया और वहाँ से क्या हुआ? एग आया, यहाँ से एग आया अंडाशय से और यहाँ से स्पर्म आया। तो ये जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी में ही ये दोनों मिलेंगे और अंडवाहिनी में ही क्या होगा? निषेचन होगा। कौन मिलेंगे? अंड कोशिका और शुक्राणु। तो एक अंड कोशिका है, एक गैमेट है, फीमेल गैमेट हो गया, शुक्राणु मेल गैमेट हो गया, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि अंड कोशिका और शुक्राणु कोशिका जब मिलते हैं तो उसे निषेचन कह देते हैं। तो निषेचन के बाद क्या बनता है? निषेचन के बाद बनता है युग्मनज, जिसे बोलते हैं जाइगोट। फिर आगे जाइगोट डिवाइड करके विभाजित होकर बहुत सारी सेल्स बनाता है, जिसे बोलते हैं भ्रूण। तो अब है गर्भाशय। यह एक थैलीनुमा संरचना है, गर्भाशय इसे बोलते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट है, ये है गर्भाशय। तो गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना है, यहाँ पर शिशु का विकास होता है। तो अगर मान लो शिशु यहाँ से अंड आया और अगर फर्टिलाइज हो गया तो शिशु कहाँ पर रोपित होता है? यहाँ पे वो फर्टिलाइज्ड हो, जो एग है वो, या जो फर्टिलाइज्ड हुआ जाइगोट है वो इस अंडवाहिनी से होता हुआ कहाँ जाएगा? गर्भाशय में, मतलब कि यूट्रस में। तो यह एक थैलीनुमा संरचना है, याद रखना। गर्भाशय क्या है पूछ लेते हैं, जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा। तो ये डायग्राम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करना है। इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनता है, एक तो 3 नंबर में डायग्राम आ सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि निषेचन कहाँ पर होता है? जो मादा जनन तंत्र है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें निषेचन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, या फिर अंडवाहिका में। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंड कहाँ पर बनते हैं? अंडाशय में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंड और शुक्राणु का जो निषेचन हुआ, जो फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद वो कहाँ पर जाकर रोपित होते हैं? मतलब कि जो बेबी है वो कहाँ विकास होता है? तो वो क्या है? गर्भाशय, यूट्रस, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मेन बनते हैं इसमें से। आगे देख लेते हैं। अब देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, मतलब कि मान लो कि जो ये ओवरी है, इससे अंड निकला, फैलोपियन ट्यूब में गया, वहाँ पर स्पर्म है और वहाँ पर वो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो फर्टिलाइज हो गया, तो इसका मतलब क्या है? निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, 2 टर्म है, देखो, युग्मक, एक है युग्मनज। युग्मक मतलब होता है गैमेट। जब स्पर्म अकेला है तो उस टाइम वो नर या मेल गैमेट है। जब अंड अकेला है तो उस टाइम वो क्या है? या एग या अंड जो ओवरी में बना, उस टाइम वो क्या कहलाएगा? एक गैमेट। तो जब ये दोनों फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी में मिल गए तो उस टाइम इनका क्या हो गया? निषेचन। तो निषेचन के बाद 2 कोशिकाएं हो गई ना साथ में, एक शुक्राणु एक अंड, तो उस टाइम वो क्या कहलाएगा? युग्मनज। युग्मनज मतलब क्या है? जाइगोट। उस टाइम वो जाइगोट बन जाता है। तो जो गर्भाशय में रोपित होता है, उसके बाद क्या है? जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन अभी हमने देखा था ना कि ये था, है ना, यहाँ पे ओवरी थी, ये फैलोपियन ट्यूब आ रही थी। तो जो फैलोपियन ट्यूब आ रही है
तो ये यहाँ पर जो गर्भाशय है इसमें क्या है, ये रोपित हो जाता है बाद में, जो फर्टिलाइज्ड एग है। फिर गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। वैसे जो विभेदन है, विभाजन है, वो इस वाली फैलोपियन ट्यूब में ही स्टार्ट हो जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब में ही ये विभाजन स्टार्ट हो चुका होता है, और जब वो यहाँ पर रोपित होता है उस टाइम वो भ्रूण होता है। भ्रूण मतलब कि उस टाइम वो क्या बन चुका होता है, एक तरीके से एम्ब्रोयो, भ्रूण को बोलते हैं एम्ब्रोयो। तो वो एम्ब्रोयो बन चुका होता है, एम्ब्रोयो फॉर्म हो चुका होता है, ठीक है। मतलब छोटा सा, बहुत छोटा सा एक तरीके से कोशिकाएं होती हैं बहुत सारी उसमें, जो कि बाद में बढ़ के क्या बनता है, बेबी। फिर है प्लासेंटा। प्लासेंटा एक विशिष्ट उत्तक है। अब प्लासेंटा क्या चीज़ है कि देखो, जैसे ये गर्भाशय है, ठीक है, तो जो गर्भाशय है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब आ रही हैं, ये जो गर्भाशय है इसमें जब बच्चा रोपित हुआ, निषेचित जो एग है वो यहाँ पर रोपित हो गया, फिर क्या होगा कि प्लासेंटा क्या होता है कि एक टाइप से नाल, अपना नाल नाम सुना होगा ना, जिससे बच्चा जुड़ा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो एक नली जुड़ी होती है उस तक, है ना। तो वो जो नाल है वो बेसिकली प्लासेंटा है, जिससे उसको सारा खाना पीना मिलता है। तो एक विशिष्ट उत्तक है ये, जिसकी वो नाल बनी होती है, जिसकी तश्तरीनुमा संरचना होती है, मतलब प्लेट जैसी होती है कुछ ये संरचना होती है, जो गर्भाशय में धसी होती है, जो गर्भाशय से अटैच्ड होती है। तो इसका मेन काम क्या है, प्लासेंटा एक तरीके से मान लो कि एक वहाँ धसी होती है, इससे एक पाइप जुड़ा होता है, जो कि माँ से सारा खाना पीना लेके बच्चे को देता है, इसका विकास करता है। तो माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करता है। तो अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर गर्भाशय में बच्चे को खाना कहाँ से मिलता है, तो वो किसके थ्रू मिलता है, प्लासेंटा के थ्रू। तो प्लासेंटा से क्या होता है कि माँ के रक्त में जो भी ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है या पोषक तत्व हैं, उसको प्लासेंटा लेके किसको दे देता है, भ्रूण को। क्योंकि बेटा ये ग्रोथ करने के लिए इसको भी तो एनर्जी चाहिए, पोषण चाहिए। तो वो पोषण कहाँ से मिला, इसे प्लासेंटा के थ्रू मिला, से होकर आया। फिर भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान। अब अगर मान लो कोई भी कोशिका है, उसमें से अपशिष्ट पदार्थ हमेशा निकलते हैं, तो जो बच्चा ग्रोथ कर रहा है उसमें से भी निकलेंगे अपशिष्ट पदार्थ। तो क्या करता है, पोषण को लेता है, अपशिष्ट पदार्थ को किसको दे देता है, प्लासेंटा को। और अपशिष्ट पदार्थ जो है इसी नाल द्वारा बॉडी से, बच्चे की बॉडी से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। फिर है अंड के निषेचन से लेके, अंड के निषेचन से लेके, यहाँ दे रखा है ना, तो उसमें क्या है कि अंड का निषेचन हो गया। अंड के निषेचन से लेके शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहा जाता है ना। 9 महीने लगते हैं ना बच्चे को पैदा होने में, तो जो 9 महीने का टाइम है वो क्या कहलाता है, गर्भकाल। इसकी अवधि लगभग 9 महीने की होती है, क्लियर। फिर देखो, एक तो चीज़ ये हो गई कि जब अंड निषेचित हुआ, मतलब जब एग फर्टिलाइज हो गया, एक कंडीशन तो है जब एग फर्टिलाइज हुआ। अब दूसरी कंडीशन है, ये कब होता है जनरली, सिंपल सा है, जब बेबी, तो उसके बाद फिर बेबी होते हैं, है ना। तो ये जब अंड फर्टिलाइज हुआ तो बेबी, नेचुरली बेबी बर्थ होगा, या जो भी है आगे उसका प्रोसेस चलेगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जब अंड का निषेचन नहीं होता, जैसा कि हम लोगों में होता है, अनमैरिड गर्ल्स में होता है, तो जब अंड का निषेचन नहीं होता, या ऐसा तो नहीं है कि हर महीने जो अंड है वो निषेचित हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो अंड का जब निषेचन नहीं होता, फर्टिलाइज नहीं होता, मतलब कि स्पर्म के साथ नहीं मिलता, तब क्या है कि हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। तो होता क्या है, देखो कि जो इस डायग्राम में देखो कि जो ये डायग्राम है, इसमें आप देखो ये गर्भाशय है। तो ये क्या करता है कि इसकी जो आसपास के उत्तक हैं, कोशिकाएं हैं, वो क्या होती है, मोटी होने लगती हैं, मार्शल होने लगती हैं, और ख़ुद को तैयार कर रही होती हैं। वो किस चीज़ के लिए, निषेच, मतलब कि जो अंड है उसको एक तरीके से न्यूट्रिशन देने के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती है, कि अगर निषेचन हो गया तो जो अंड यहाँ पर आके, या जो जाइगोट यहाँ पे आके, मतलब युग्मनज जो यहाँ पे आके इम्प्लांट होगा, उसकी ग्रोथ के लिए उसे तैयारी करनी होती है। तो अब क्या है, देखो इसमें तो क्या है, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड के लिए तैयार करता है। तो जो हार्मोन और ब्लड से वो भर जाती हैं, क्या, गर्भाशय की जो लेयर होती हैं, गर्भाशय की भित्ति मार्शल एवन स्पंजी हो जाती है। तो जो गर्भाशय है, इसकी जो भित्ति है ना, ये आसपास के जो टिश्यूज़ हैं, ये कैसे हो जाते हैं,
इनमें क्या है, ब्लड और हार्मोन भर जाता है और ये स्पंजी और मार्शल हो जाती है, मतलब मोटी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरी है। अगर मान लो यहाँ पे फर्टिलाइज एग आके इम्प्लांट होता तो उसके विकास के लिए जो ज़रूरी पोषण है फिर वो इसी से मिलता है इसको। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती, तो ये वाली जो लेयर बनी इसकी नीड नहीं होती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त व म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। तो देखो जो हम कहते हैं ना कि पीरियड आना या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना, तो बेसिकली वो यही है कि जब उसकी ज़रूरत नहीं होती, अग्निषेचित नहीं होता, तो ये जो परत है, ये वाली जो परत है, ये वाली परत, ये क्या है, टूट जाती है और टूट के क्या होती है, नीचे की तरफ, मतलब एक तरीके से फट जाती है। मान लो जैसे एग है, यहाँ से आया, तो को सिंपल सा प्रोसेस दिमाग में ये रखो कि अंड यहाँ से बना, मान लो सपोज़ करो 1 तारीख है आज, ठीक है। 1 तारीख से लेके 10 डेज तक इसमें परिपक्व होता रहा, मतलब जो ओवरी में एग जो है वो मैच्योर होने की कोशिश करता रहा, मतलब फॉलिकल्स में एग बनता रहा। फिर यहाँ से एग निकला और 10 डेज़ के करीब या अप्रॉक्सीमेट, मतलब 10 से 15 दिन का टाइम होता है ये, मे बी 12वें दिन ओव्यूलेशन हो, मतलब एग जो है वो अंडाशय से बाहर आए, या फिर हो सकता है 15वें दिन आए, हो सकता है 11वें दिन आए, तो डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादातर जो सबसे फर्टाइल टाइम होता है आने का इसका, वो 13वां जो दिन है उससे लेके आगे वाले 5 या 7 दिन। तो यहाँ से मान लो 12वें 13वें दिन निकला तो 10 से 12 या 15 दिन वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है एग। लेकिन जो एग की सेल्फ लाइफ है वो होती है सिर्फ 24 आवर्स। मतलब अगर 24 आवर्स में वो फर्टिलाइज हो गया, निषेचित हो गया तो हो गया, नहीं तो वो फिर निषेचित नहीं होता, मतलब कि फिर उसकी जो पावर है फर्टिलाइज होने की वो ख़त्म हो जाती है। मतलब सिंपल सा इसको ऐसे समझ सकते हो कि मंथ में सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जो फर्टिलाइज होता है, लेकिन वो कौन सा दिन होगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब हार्मोन पर डिपेंड करता है। हो सकता है 12वें दिन ओव्यूलेशन हो, एग निकले यहाँ से, हो सकता है 15वें दिन निकले, हो सकता है 17वें दिन भी निकले, तो आप इसको फिक्स नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जो है फिर क्या हुआ कि जब लास्ट के मान लो 25वां दिन चल रहा है, 1 तारीख थी 25 तारीख हो गई, या 26 या 28 तारीख हो गई, ठीक है। तो ये जो रजोधर्म है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जनरली 28 से 32 दिन तक हो सकती है, पर एक नॉर्मल में 28 दिन ले लेते हैं चलो। तो 28वें दिन क्या होगा कि यहाँ पर जो ये एग है, जो छोटा सा हमने बताया था ना राई के दाने जितना है, तो ये आया और क्या हुआ कि यहाँ पे आके इसने देखा कि वो फर्टिलाइज तो हुआ नहीं, तो कुछ हार्मोन रिलीज़ होने लग जाते हैं। जो एग जब इस गर्भाशय तक आता है, यूट्रस तक आता है, तो कुछ हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो भित्ति है गर्भाशय की ये टूटने लगती है, तिड़कने लगती है, जिसमें से कि ब्लड रिसने लगता है ना। तो जो ब्लड है उसमें क्या होता है, म्यूकस और हार्मोन, तो इसी वजह से उसमें कुछ अलग सी हल्की सी स्मेल भी होती है, तो वो हार्मोन और म्यूकस की वजह से होती है। तो वो जो ब्लड है फिर क्या है, योनि मार्ग से कहाँ आने लगता है, बाहर आने लगता है। तो वही जो भी 4-5 दिन, 3 डेज़ ज़्यादा हैवी रहता है, 2 डेज़ लाइट है, तो पूरा जो इनका टाइम है वो जनरली 5 to 6 डेज़ का होता है। तो 5 to 6 डेज़ का जो टाइम है उसके बाद जो है ये नॉर्मल हो जाता है। तो फिर मतलब कहने का मतलब है कि दोबारा से फिर जो साइकिल है वो फिर से चलने लगती है। तो एक ये 28 या 32 डेज़ की साइकिल होती है, जो कि जब अंड निषेचित नहीं होता, फर्टिलाइज नहीं होता, ये तब उसी फॉर्म में चल रही होती है। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर महीने एक ही ओवरी से एग निकलेगा, अल्टरनेट होता है, कभी इस ओवरी में परिपक्व होता है राइट में, कभी लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें जो मेन बनता है वो ये बनता है, जो बहुत बार आता है, पूछा जाता है कि रजोधर्म किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर जब अंड निषेचित नहीं होता तो क्या होता है। ये एक बार 5 मार्क का क्वेश्चन भी आया था, जिसमें दोनों तरह से पूछा हुआ था कि जब अंड निषेचित हो जाता है मादा जनन तंत्र में, अंग में, तब क्या होता है, जब अंड निषेचित नहीं होता तब क्या होता है। तो बेटा आपको दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे उस केस में। तो इसमें देखो आगे, तो जो निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन है, इसी आंसर को लिखोगे रजोधर्म में। तो ये टूट के योनि मार्ग के से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर आती है, जिसमें कुछ हार्मोन्स भी होते हैं। फिर यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, तथा इसे क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स, जिस भी नाम से आप जानते हो। तो एग्ज़ाम में तो ऋतुस्राव और रजोधर्म के नाम से ही आएगा, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इन नामों को ज़रूर याद कर लेना। कई बार होता है मैं आंसर आता होता है लेकिन वर्ड्स नहीं आते होते, तो छोड़ना नहीं है, कर लेना। फिर है 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। मतलब एक लिमिट है, एक टाइम के बाद क्या होता है
कि जो अंडाशय है, ओवरी है, उससे अंड निकलने बंद हो जाते हैं और फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, जिसे बोलते हैं जिसे बोलते हैं रजो निवृत्ति या फिर मीनोपॉज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीनोपॉज। देखा होगा ना कि जो मम्मी या आंटियाँ होती हैं 50 ईयर्स से ऊपर होती हैं, 55 ईयर्स से ऊपर होती हैं, जनरली उनको पीरियड्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो अंड है परिपक्व होने बंद हो जाते हैं। तो फिर क्या है कि जो रजोधर्म है वो बंद हो जाता है और क्या लास्ट में क्या होता है, मीनोपॉज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर है जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य क्या है, इसको भी हम इसी वीडियो में ले सकते हैं, वैसे चलो मैं ले ही लेते हैं इसको भी, छोटा सा ही टॉपिक रह गया है। तो जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक रूप से स्वस्थ होना। मतलब अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो और आपका जो व्यवहार है वो भी फिट है, तो आप क्या कहलाओगे? इमोशनली फिट हो मतलब, तो आप कहलाओगे कि आप स्वस्थ हो। ये WHO की डेफिनेशन है हेल्दी पर्सन की, ठीक है। फिर आगे देखो, रोगों का लैंगिक संचरण। अब जो कुछ रोग हैं वो किससे पहुंचते हैं? लैंगिक संचरण से। ये जो अनसेफ तरीके से कोई लैंगिक संचरण किया जाए उससे ये पहुंच जाते हैं। तो अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणुजनित और गनेरिया, सिफिलिस। तो ये STD रोग हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कि क्या है कि ऐसे रोग हैं जो लैंगिक मतलब जो लैंगिक प्रोसेस है लैंगिक वाला, उसकी वजह से पहुंचते हैं। तो बेसिकली जीवाणुजनित होते हैं। तो इस पर एग्जाम्पल आया हुआ है कि जीवाणुजनित STDs या रोग लैंगिक संचरण के 2 रोगों के नाम बताइए। तो एक तो जीवाणुजनित है गोनेरिया, दूसरा सिफिलिस, ठीक है। तो इनको याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है भी बेटा। फिर है विषाणु जनित, तो मस्सा, HIV, एड्स। विषाणु मतलब वायरस, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो जो HIV है, HIV, तो ये भी वायरस से ही हो रहा है ना। फिर एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये भी क्या है, किससे होता है? वायरस से। तो अगर वो क्वेश्चन यही आया था एक बार जब आया था कि जो STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उनमें जीवाणुजनित 2 रोगों के नाम बताओ और विषाणुजनित 2 रोगों के नाम बताओ, तो कर लेना बेटा। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? कॉन्डम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है, ठीक है। आगे देखो, गर्भरोधन। अब क्या है कि जो गर्भरोधन है, मतलब कि फैमिली प्लानिंग के मेथड्स, कि हम अब पहले क्या होता था कि 10-10, 12-12 बच्चे भी होते थे लोगों के, है ना। तो क्यों होते थे? क्योंकि गर्भ रोकने के तरीके नहीं पता थे, फैमिली प्लानिंग के तरीके नहीं पता थे, तो जिसकी वजह से क्या था कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। तो देखो, गर्भरोधन के प्रकार कौन कौन से? एक तो है यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध में आता है कॉन्डम और दूसरा है सर्वाइकल कप। अब यांत्रिक अवरोध का मतलब है कि देखो, सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं तो चलो पहले इसको कर लेते हैं फिर बताती हूँ। तो कॉन्डम जो यूज़ होता है वो नर में यूज़ होता है, मतलब मेल यूज़ करते हैं, और सर्वाइकल कप जो है वो फीमेल यूज़ करती हैं। तो इसमें क्या है कि जो कॉन्डम से क्या है कि जो शिशिन है, पेनिस है, वो कवर हो जाता है। तो जो स्पर्म्स हैं वो डायरेक्टली कहाँ तक नहीं पहुँच पाते, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें नहीं पहुँच पाते, तो वो यांत्रिक अवरोध हो गया। फिर है सर्वाइकल कप। सर्वाइकल कप भी यही है कि जो सर्विक्स होती है, योनि मार्ग है, वेजाइना है, उसमें जो सर्विक्स है वो उसको कवर कर देता है, तो जिससे कि जो रास्ता है स्पर्म जाने का वो कवर हो जाता है। तो इस वजह से क्या है, गर्भरोधन के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर है रासायनिक तकनीक, जिसमें क्या ली जाती है? दवाइयाँ। अब दवाइयाँ, रासायनिक तकनीक का मतलब है कि हम कुछ ऐसे केमिकल्स ले लेते हैं या कुछ ऐसे दवाइयाँ लेते हैं, जैसे मालाडी टाइप जो होती हैं, आई पिल चलती हैं, जिनसे क्या होता है कि जो हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में, फीमेल बॉडी में, प्रोजेस्टेरॉन या ऑयस्ट्रोजन, उन हार्मोन का बनना या ज़्यादा बनना या कम बनना, वो केमिकल्स जो हैं उनको कुछ चेंज कर देते हैं, उनके पैटर्न को। तो जिसकी वजह से क्या है कि या तो हो सकता है कि ओव्यूलेशन ही ना होता, अंडी ना बनते हों, या बनते हों तो पहले ही रप्चर हो जाते हों, तो कुछ इस तरह की वो चीज़ें होती हैं उसमें। फिर है IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें क्या है, इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। तो जो लूप है, बेसिकली लूप जिसे कॉपर टी बोलते हैं ना, एक टी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या है कि देखो, जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें क्या है
कि जो ये टी जैसा है, मतलब यहाँ पे लगा देते हैं, इसे कॉपर टी बोलते हैं, लूप है, कॉपर टी बोली जाती है ना। तो ये क्या करती है कि इस टाइप का टी होता है कि जो एक यहाँ पोर्शन जा रहा है, यहाँ जा रहा होता है ये, तो एक ग्रीवा को ब्लॉक कर देती है और दोनों जो फ्लोपियन ट्यूब है उनको ब्लॉक कर देती है, तो जो स्पर्म है वो अंदर इसमें एंटर नहीं कर पाता। तो ये क्या है, कॉपर टी या लूप। तो ये भी एक मेथड है फैमिली प्लानिंग का। फिर और मेथड जो है उसमें है आपका, ये दे रखे हैं, फिर है ये IUCD में ही है, ये इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि या तो जो फेलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी है, तो उसको बांध देते हैं या उसको कट कर देते हैं, तो वो भी एक टाइप से, या उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो ये वाला मेथड है। फिर है शल्य चिकित्सा, मतलब सर्जरी करके। तो शल्य चिकित्सा में एक तो नसबंदी होती है, और नसबंदी में क्या होता है कि ये जो ट्यूब है, ये वाली जो वॉस डिफेंस वाली ट्यूब जा रही है शुक्रवाहिनी, इसको या तो बांध देते हैं, या तो इसको, इस ट्यूब को या तो बांध देते हैं या फिर इसको काट देते हैं, मतलब सर्जरी से, और इसी को नसबंदी बोलते हैं। तो बेसिकली ये भी एक सिंपल मेथड है। तो क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं फिर वो आगे मूव नहीं कर पाते। फिर ये है नसबंदी हो गई। ट्यूबेक्टोमी में भी है वही चीज़ है। ट्यूबेक्टोमी में क्या है कि या तो उस नस को काट दिया जाता है, तो वही चीज़ है भी शल्य चिकित्सा भी। फिर है, अब नीचे गर्भरोधन के प्रकार देख लो नीचे, तो ये वाला पैटर्न भी याद कर सकते हो और डिटेल नीचे से देख लो। तो यांत्रिक अवरोध, तो यांत्रिक अवरोध में क्या है कि शुक्राणु को अंडवाहिनी तक नहीं पहुंचने दिया जाता, जैसे जस्ट लाइक, तो इसमें क्या है कि जैसे शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक नहीं पहुंचने दिया जाता, मतलब जो शिशिन है उसके ऊपर क्या है एक तरीके से कवरिंग होती है, जिसे ये यांत्रिक अवरोध बोलते हैं। तो ये क्या है, शिशिन को ढकने वाले कॉन्डम्स हो गए, या योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कप, जो कि क्या है, जैसे मान लो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको कवर कर देती है, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट रासायनिक तकनीक। तो रासायनिक तकनीक अभी मैंने आपको बताया था, मादा में अंड को न बनने देना, जो अभी बताया था कॉपर टी या आई पिल्स जो लेते हैं, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इसके अन्य प्रभाव जो है, मतलब अगर हम केमिकल दवाइयाँ लेते हैं मालाडी टाइप या रासायनिक तकनीक का जो अगर हम यूज़ करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि बॉडी पे इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, वीकनेस आएगी, चक्कर आएंगे, और बॉडी के एक नेचुरल हार्मोन लेवल को आप डिसबैलेंस करोगे तो नेचुरली प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। फिर IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो भी मैंने ऊपर भी बताई थी आपको यहाँ पे, तो इसमें क्या है, लूप या कॉपर टी अभी बताया था ना, को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता। फिर है नेक्स्ट शल्य क्रिया तकनीक, जिसे नसबंदी अभी बताई थी आपको, जो एक शुक्रवाहिनी जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं, बांध देते हैं या काट देते हैं। तो पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना। फिर है ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना। तो जो अंडवाहिनी होती है ना, दो यहाँ पे यूट्रस है ना, यहाँ पे अंडवाहिनी को या तो बांध देते हैं या काट देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो ये क्या हो जाती है, ट्यूबेक्टोमी, मतलब ट्यूब को काट दिया या बांध दिया, ट्यूबेक्टोमी। फिर भ्रूण हत्या पर है ये लास्ट टॉपिक। माता भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या है। भ्रूण मतलब यह है कि जब 3 महीने से पहले जो बेबी डेवलप, मतलब जैसे युग्मनज बना, जाइगोट बना, फिर भ्रूण बना, तो भ्रूण जाकर रोपित हो गया गर्भाशय में, तो वहाँ पर वो जब तक 3 महीने से पहले जब होता है तो बेसिकली उसे भ्रूण बोला जाता है। तो कई बार क्या है कि हमारे इंडिया में तो बहुत कॉमन है कि जिनको गर्ल्स नहीं चाहिए होती, लड़कियाँ नहीं चाहिए होती, और लड़के के चक्कर में वो क्या करते हैं कि अबॉर्शन करा देते हैं। तो यही भ्रूण हत्या है कि जो फीमेल्स फोर्टिसाइड, मतलब कि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देना, गर्भ में ही मार देना, दैट इज भ्रूण हत्या। फिर है एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। मान लो ऐसा होता जाए कंटिन्यूसली कि ऐसे ही लड़कियों को मारते चले जाएं, तो एक टाइम क्या होगा कि लड़कियों की तादाद बहुत कम हो जाएगी और लड़के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो अनुपात बिगड़ जाएगा। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। वह भ्रूण हत्या या भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। तो मेन चीज़ तो यही है कि जो लिंग निर्धारण है, मतलब ये पता लगवाना बच्चे के पैदा होने से पहले कि वो लड़का है या लड़की है, इसको रोका जाए। और ये इस पर बहुत सारे वैसे गवर्नमेंट ने कानून बनाए हुए हैं। अगर कोई डॉक्टर ये लिंग बताता पकड़ा जाता है कि ये लड़की है या लड़का है, तो उस पर फाइन भी होता है कुछ लाख का। उसका जो डॉक्टरी का सर्टिफिकेट है उसको भी वो खारिज कर देते हैं, या फिर उसके ऊपर कुछ और पेनल्टी या सज़ा भी है।
या फिर जो लिंग देख मतलब ये बता के कि लड़की है और फिर उसका अबॉर्शन में हेल्प करते हैं डॉक्टर, उनके लिए भी कुछ सज़ा है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मदर की है ना, मदर और फादर की, कि वो लड़के और लड़कियों में को बराबर समझें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उस लेवल तक लेके जाएं कि ये जो डिफरेंस है ये करने की उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि डिफरेंस तभी होता है जब हम लड़कियों को बहुत ही कमज़ोर बना के पालते हैं। तो कमज़ोर नहीं बनाना है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ, इतना, और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि गॉड ने तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाया। जो एक लेडी, जिस बंदे को हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, उसको भी तो उस लेडी ने ही जन्म दिया ना, किसी लेडी ने ही जन्म दिया होगा। तो एक लेडी से ज़्यादा स्ट्रांग तो कोई धरती पे हो ही नहीं सकता। तो वही है कि ये भ्रूण हत्या तभी रुक सकती है जब लोगों में खुद में जागरूकता है। तो बेटा ये चैप्टर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वैसे सपोर्ट मटेरियल में पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से करने की कोशिश करो, ट्राई करो। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखना। तो ये देखो, जो भी क्वेश्चन MCQs हैं, नए वाले भी हैं, तो इन सबको तो मेरे हिसाब से आप कर लो। तो इसको ट्राई कर लेना, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे दोबारा पूछ भी सकते हो। तो थैंक यू बेटा।